हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हमने हमारी जो पीएचपी क्लास थी वहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मुझे न्यू लाइन इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं। वैसे हम कैरेज रिटर्न आता है, इसके लिए हम बैकस्लैश आर का यूज़ करते हैं। बाकी हमने काफ़ी और भी पढ़े हैं। जैसे हमें कोई सिंबल पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करना है अपने आउटपुट में, तो उसके लिए हम अलग अलग जो है एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा पीएचपी का, वो कौन सा आ जाएगा? हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की। यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसकी? कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। किस कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, किस टाइप के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं किसके? हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समटाइम हम क्या बोल देते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। एग्जाम में कुछ भी लिखा होगा बस आपको पता होना चाहिए, हम क्या बोल देते हैं समटाइम इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी हम बोल देते हैं। अब देखो, कंडीशनल या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट, इससे आपको क्या लग रहा है पता कि सर हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी। अब स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? मतलब जो हम लाइंस यूज़ करते हैं, जो हम क्या करते हैं, जो कोडिंग के वे में हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो जो हम अलग अलग स्टेटमेंट अगर हमें यूज़ करनी है और उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फ्लो, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंडीशनल या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट हम बोल देते हैं। तो अगर आपको नोट करना होगा तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपल आप लिखेंगे, सर इट इज़ अ, या फिर इट इज़ एन टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर जो क्या करती है, जो डिपेंड या फिर किसके बिहाफ पे काम करती है? कंडीशन के बिहाफ पे वर्क करती है। जो क्या करती है? कंडीशंस के बिहाफ पे, कंडीशन के बिहाफ पे क्या करती है? वर्क करती है। सिंपल ये मतलब होता है किस चीज़ का? कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब देखो, कंडीशन के बिहाफ पे वर्क करती है या फिर वर्क नहीं लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडीशन के बिहाफ पे क्या करती है? वो डिसाइड करने का काम करती है ना? जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कंडीशन या फिर हम बोल सकते हैं वर्क के बिहाफ पे डिसाइड करती है। डिसाइड करने के बाद वो बताती है कि हमारे पास जो अलग अलग कोड्स होते हैं तो उनमें से कौन सा कोड है, या फिर सिंपल बोलूँ कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड है, वो क्या होगा? लास्ट में जाके वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बताने का काम हमें कौन करता है? जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अगर इसको आपको समझना है तो आप सिंपल, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूँ कि बेटा अगर बारिश हो रही है तो क्या करो? तो आप छाता ले जाओ, अदरवाइज़ छाता आप लेकर नहीं जाओ। तो इससे आपको क्या लग रहा है? मैंने क्या स्टेटमेंट दी आपको? मैंने बोला अगर बारिश हो रही है तो। क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे जिस भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ होगी या तो कोई चीज़ नहीं होगी। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको अगर हमें यूटिलाइज़ करना है किसमें? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें हम क्या करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कितने होते हैं? अगर हम बात कर लेते हैं पीएचपी की, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? कि जो हम कंडीशंस हैं वो कितने टाइप्स में हम दे सकते हैं। तो कंडीशन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तो आप नोट करेंगे कि सर दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। चाहे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे हम कंडीशनल स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे 4 तरीकों की। अब 4 तरीके से कौन-कौन सी हो सकती है? सबसे पहले जैसे आप नोट करेंगे, सबसे पहले आ जाती है आपके पास इफ स्टेटमेंट। तो देखो, इफ का मतलब क्या था और इफ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो आपने हमेशा याद रखना है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक सिंगल कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओनली वन कंडीशन इज़ चेक्ड, ओनली वन कंडीशन इज़ चेक। जहाँ पे आपको सिंगल स्टेटमेंट चेक करनी है, वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? वहाँ पे आप इफ़ का यूज़ करोगे। सेकंड, मैं बोलता हूँ एक और कंडीशन स्टेटमेंट कौन-सी हो सकती है? जहाँ पे आ जाता है आपके पास इफ़ एल्स। एक आपका बन जाता है इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे मैंने क्या एग्ज़ाम्पल लिया था? जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था ना कि बेटा अगर बारिश होगी तब आप क्या करो? छाता लेकर जाओ, अदरवाइज़ छाता लेकर मत जाओ। तो मैंने क्वेश्चन पुट किया, मतलब एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया आपको। उस स्टेटमेंट के बिहाफ़ पे आपको 2 रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि आप छाता लेकर जाओगे कि छाता लेकर नहीं जाओगे। तो वही होता है इफ़ एल्स का, कि जहाँ पे क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना होता है? चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेयर वी हैव टू चूज़ वन फ्रॉम 2
कंडीशंस, या फिर सिंपल बोलूँ वेयर वी हैव टू चूज़ वन फ्रॉम टू ऑप्शंस, कि दो ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ हमें, या फिर चूज़ ओनली कर लेना है यहाँ पे, ओनली वन फ्रॉम टू ऑप्शन, कि दो ऑप्शंस में से जब हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है तो वहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड आपके पास कौन सी या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आ सकती है या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट आ सकती है, उसको हम बोलते हैं इफ़। इसके अलावा आप लिखते हो यहाँ पे एल्स इफ, लास्ट में आप क्या कर देते हो, एल्स यूज़ कर देते हो। तो देखो यहाँ पे आपको खुद लग रहा है पता, सबसे पहले जो शुरुआत करी, शुरुआत में हमने कुछ नहीं बोला, हमने बस एक कंडीशन चेक की कि अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तब आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लाइन लिखी है उसको आप एग्जीक्यूट कर दो। सेकंड हमने बोल दिया कि अच्छा मान लो जहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है कि मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो वहाँ पे हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सर इफ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने बोल दिया अच्छा आप ऐसे करो, आपको क्या करना है अभी, आपको एक से ज़्यादा कंडीशन उनको चेक करना है। एक से ज़्यादा जब आपको कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, उसके लिए आप इफ़ एल्स इफ़ का आप यूज़ करते हो। इसका मतलब है ये क्या करेगा, जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि ये समरी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं आपको इनको एक अच्छे सीक्वेंस्ड वे में लिखा रहा हूँ, ताकि जब आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे तब आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो आप लिखेंगे जहाँ पे आपको क्या करनी है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, वहाँ पे आप कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है जिसके काफ़ी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमारे पास आता है स्विच। तो स्विच का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है जो क्या करती है, एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर करना का काम करती है ना। बेसिकली स्विच का काम क्या होता है, स्विच के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है, सिंपल बोलूँ, अ सिंगल वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद, a single variable is compared with multiple values, compared with multiple values। उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखो आई होप मुझे जो स्टार्टिंग में अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा डाउट आ रहे होंगे कि सर इफ़ क्या है, इफ़ एल्स क्या है, एल्स इफ़ ये मतलब एल्स क्या है, स्विच क्या है, ये सारे आपको डाउट आ रहे होंगे। पर अभी आपने बस इसको ऐसे ध्यान रखना है, जो अभी हमने लिखा है ये क्या है, पूरी की पूरी समरी है। समरी समझते हो ना, जहाँ से आपको पूरे चैप्टर के लास्ट का पता लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, समरी है। जब भी हम पढ़ते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की तो चार टाइप्स की पढ़ते हैं, इफ़ पढ़ते हो, इफ़ एल्स पढ़ते हो, इफ़ एल्स इफ़ पढ़ते हो, बाकी इसके अलावा आप स्विच पढ़ते हो, किसमें, पीएचपी के अंदर। अब हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब होता है। तो देखो सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, हमने सबसे पहले बात करी इफ़ स्टेटमेंट की। किसकी बात करी मैंने, इफ़ स्टेटमेंट की बात करी। तो जब आप इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हो पीएचपी में तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक सिंगल कंडीशन चेक करनी होती है। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स। सिंटैक्स हम किसको बोलते हैं, एक प्री फॉर्मेट है, मतलब जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी है, जैसे ग्रामर में अपने रूल्स होते हैं ना, तो वैसे ही सिंटैक्स क्या होता है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है ना। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम की जो हमारे पास, या फिर प्रोग्राम नहीं लिखना है, अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। प्रोग्राम या फिर स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है कि आप उसको कैसे लिखना है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोल देते हैं। तो कई बार ये भी लिखा जाता है सिंटैक्स इज अ रूल ऑफ, मतलब एक ऐसा रूल जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई भी स्टेटमेंट है या फिर कोई भी प्रोग्राम है उसको स्ट्रक्चर की वे में लिखते हो, स्ट्रक्चर वे में आप लिखते हो, तो उसको सिंटैक्स बोलते हो। तो सिंटैक्स जब आप इफ स्टेटमेंट की आप बात करते हो तो इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है, अगर आपको पीएचपी में लिखना होगा तो आप पीएचपी में इसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें उसको आप कैसे लिखोगे, इफ़, इफ़ के बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे क्या दोगे, बीच में कोई कंडीशन, है ना, कंडीशन दोगे। केवल कंडीशन की जगह ना यहाँ पे स्टेट या वो भी लिखा होता है, वैल्यूज़ भी लिखा होता है, वेरिएबल भी लिखा होता है, बस आपने ये चीज़ समझनी कि बीच में हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। जब भी कोई कंडीशन देते हैं उसके बाद क्या करते हो, कंडीशन देने के बाद आप अपना एक ब्लॉक बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपना एक कुछ कोड लिखोगे, कोड जो क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इस ब्लॉक को बंद कर दिया। देखो है कुछ नहीं, सिंपली क्या किया आपने, आपने अपना एक ब्लॉक बना दिया। जब भी आप ये वाली पैरेंथेसिस देखोगे, ये वाली, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अपने जो
प्रोग्राम है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जो स्टेटमेंट आपकी है इफ़ कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तभी जो ये वाला नीचे वाला कोड है वो चलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था इफ़ वाले में, ये क्या करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो नीचे वाला ये कोड है ना? जहाँ पे मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज़ किए हुए ना, वो वाला कोड होगा वो एग्ज़ीक्यूट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, क्या होगा, ये कोड स्किप हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल भी इसका देखेंगे, बस आप अभी इसका सिंटैक्स लिख लो। सिंटैक्स मतलब आप कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बाकी जिन बच्चों को डाउट है कि सर हमें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या करें, जब भी हम कोई जैसे मैं आपको क्लास में करवाता हूँ तो काइंडली ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उतना आप ये सारी चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लैरिफ़ाई कर पाते हैं। तो ये क्या है, आ गया मेरे पास सिंटैक्स आ गया। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये वर्क करता है। मैं इसके या फिर लॉजिक बोल लो या फिर इसके स्टेप्स बोल लो। स्टेप्स या फिर जैसा आपको ठीक लगे आप नोट कर सकते हो, या तो स्टेप्स या फिर इसके लॉजिक कि सर ये वर्क कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इफ़ क्या करेगा, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन इवैल्यूएट होती है, इवैल्यूएट होती है। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी करवाई है जब हमने इफ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ी थी, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम कोई कंडीशन चेक करते हैं तो कंडीशन की आउटपुट क्या आती है, कंडीशन की आउटपुट हमेशा कोई ना कोई हमारे पास बूलियन वैल्यू आती है। क्या आती है, बूलियन वैल्यू आती है। या तो कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, है ना। तो ये इसी में जो पहला स्टेप होता है इसमें इफ़ क्या करता है, कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। कंडीशन इवैल्यूएट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बोली, क्योंकि जो हमारे पास इफ़ है, इफ़ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करता है। अगर वो ट्रू होगी, मान लेते हैं वो कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो ये ट्रू वाला जो कोड है, ये ट्रू वाला कोड है, ये वाला चल पड़ेगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, इस कोड को स्किप कर देगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ क्या होगा, यदि हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन अगर हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ओके, तो क्या होगा, जैसे हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, तो जो हमारे पास कोड था या फिर जो हमारे पास ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक किसका, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, तो ब्लॉक को कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हमारा होगा, ये आप लिखेंगे। और सेकंड क्या होगा, जब फॉल्स, इन केस ऑफ फॉल्स, अगर यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट है सिंगल एक, मतलब एक ही स्टेटमेंट अगर जहाँ पे चेक होगी, तो जहाँ पे एक ही स्टेटमेंट चेक होगी और वो उसको ट्रू को ही इवैल्यूएट करेगा, या फिर ट्रू के बिहाफ पे कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉल्स के लिए तो यहाँ पे कोई कोड ही नहीं है, तो फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप सिंपल इफ़, बेसिकली जब आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो जो आपको ये वाला नीचे वाला बॉक्स दिख रहा है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया फिर इसको मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो जो ये बॉक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो ब्लॉक के अंदर का कोड है, जो मैंने लिखा ना कोड एग्जीक्यूट, जो इसके इस जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच का जो कोड है वो तभी चलेगा अगर जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, वो बेसिकली जो आपका वेब ब्राउज़र है वो क्या करेगा, इस कोड को स्किप कर देगा। वो क्या करेगा, जो ये वाला कोड है पूरा का पूरा आपका इफ़ ब्लॉक का जो ये सारा आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे, इसको वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इसको स्किप कर देगा मतलब वो कहाँ पे चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा। इससे बाहर मतलब इसके अगली जो नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर वो चला जाएगा। तो ये मैंने तभी आपको बताया कि होता क्या है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो आपने कंडीशन में जो भी आपने लाइनें लिखी होंगी, कोड ऑफ लाइन लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करता है, उस ब्लॉक को स्किप कर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर फॉल्स होगा तो उस केस में क्या होगा, तो बेटा उस केस में जो ये कोड हमने लिखा होगा, है ना, जो आपने कोड लिखा होगा इफ़ के अंदर, वो सारा का सारा उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा और अगले जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर वहाँ पे वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो उनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देखो अगर हम इसी चीज़ को कैसे ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल की, मैं अगर आपको इसको बताता हूँ, हमने सिंटैक्स इसका देख लिया, हम लिखते कैसे हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया थोड़ा ग्राफिकल वे में कि कैसे वो काम करता है। बाकी एग्ज़ाम्पल आप देख लो, एग्ज़ाम्पल ऐसे हम ले लेते हैं।
मैंने क्या किया, यहाँ पे PHP से कोड स्टार्ट किया, PHP, उसके बाद सिंपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज। अब एज के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 20। अब यहाँ पे सिंपल मैंने बोला इफ़, मैंने बोल दिया कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, सिंपल मैंने बोला अगर आपकी या तो आप 18 के बराबर हो या तो 18 से बड़े हो, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप वोट दे सकते हो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो। जैसे अभी आज सारे बच्चे वोटिंग कर रहे थे ना, वोट वगैरह थे अभी, तो आप वोट दे सकते हो, आप वोट दे सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। बस मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, अब सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैंने PHP के कोड को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो होगा क्या, अगर इसको आप कंप्यूटर की वे में देखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, तो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने मेमोरी बनाई, उस मेमोरी के अंदर वैल्यू डाल दी 20 और उस वैल्यू को मैंने कंपेयर किया किसके साथ, 18 के साथ। मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको 18 के साथ कंपेयर किया। मैंने बोला इस लाइन पे होगा क्या, इस लाइन पे होगा कि जो हमारी एज है, एज कितनी है हमारी 20 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। तो आप खुद बताओ 20 18 से बड़ा है कि नहीं है। सर हाँ जी 20 18 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, चलो मान लेते हैं बराबर तो नहीं है, पर बड़ा तो है ना, बड़ा तो है, हाँ जी सर बड़ा है। तो जैसे ये कोड मेरा ट्रू होगा, मैंने क्या बोला, जब इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो ट्रू होगी इसका मतलब है कि जो इफ़ की इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है, तो इफ़ का ब्लॉक कौन सा है, इफ़ का सर ये वाला ब्लॉक है, इसके अंदर आपने ये चीज़ लिखी है। तो जो ये चीज़ लिखी है, तो इस चीज़ के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है एको, मतलब आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, आप वोट दे सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे मुझे आएगा, यहाँ पे आप वोट दे सकते हो, है ना, आप वोट दे सकते हो। ये कब आएगा, जब मेरी एज क्या थी, 18 से बड़ी होगी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा दूँ, अगर मान लेते हैं यही सेम हमारे पास वैल्यूज़ हैं, पर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे पहले मेरी एज की वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पे मेरी एज की वैल्यू 20 थी, अब मैंने इसकी एज की वैल्यू कर दी, मान लेते हैं 15। मैंने एज की वैल्यू कर दी 15। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे वही क्या होगा, 20 का कितना था, यहाँ 15। तो 15 अगर 18 के बराबर है, सर नहीं है, है ना, तो यहाँ पे 18 के बराबर नहीं है। इसके अलावा मैंने बोला कि अच्छा आप मुझे बताओ, या फिर इसको अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी एको, यहाँ पे क्या होगा, स्किप्ड, कौन सा स्किप्ड हो गया हमारे पास, इफ ब्लॉक। ये तब चलेगा जब हमारा इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, है ना। बेसिकली इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, सीधा इसने क्या कर दिया, जंप कर दिया आगे को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब मुझे खुद बताओ आप, 15 क्या 18 के बराबर होता है, सर ऑब्वियसली नहीं होता है। क्या 15 18 से बड़ा होता है, सर नहीं होता है। इसका मतलब है इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे सर हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वो हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है, यहाँ पे वो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। तो जैसे फॉल्स हो रही है, तो मैंने क्या बोला, जब भी फॉल्स होती है तो ये वाला जो इफ़ का कोड है, इस कोड को क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। यहाँ से अगर कोड स्किप हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो इसके नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी है, मुझे आप खुद बताओ, इसके आगे वाली लाइन कौन सी है। तो सर इसके आगे वाली जो लाइन है हमारी, वो लाइन हमने लिखी है एको स्किप इफ ब्लॉक। इसने इसका यह मतलब है कि जो इफ़ का ब्लॉक था, इफ़ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था, कि सर यहाँ से ये इसका ओपनिंग थी, यहाँ से इसकी क्लोजिंग थी। ये तभी मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे मैं इफ़ ब्लॉक किसको बोल रहा हूँ। ये क्या, उसकी ओपनिंग, कि यहाँ से वो ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ से वो यहाँ पे ब्लॉक क्या हो गया, वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो इसके बाहर का जो कोड था वो आपको प्रिंट होके क्या दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है एको स्किप्ड इफ ब्लॉक। ये तब होगा जब स्किप क्या होगा, बेसिकली इसको इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जो कैंडिडेट था उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र हमारी सर 18 से कम थी। तो जैसे 18 से एज उसकी कम आ गई, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आएगा, वो वाला कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला जो इफ़ का कोड था वो तो सर चलेगा नहीं। इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा। पर उसके आगे मैंने एक और लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है, स्किप्ड इफ ब्लॉक। तो हमें स्क्रीन पे क्या दिख जाएगा, स्किप्ड इफ ब्लॉक। तो ऐसे करके जो आपका इफ स्टेटमेंट है वो वर्क करती है। समझ आ गया कि इफ कैसे काम करती है, क्या मतलब होता है इनका। ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही जो स्टेटमेंट होती है, कंडीशन होती है, इसको चेक करती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, तब वो
हमने जो कोड लिखा होगा इफ ब्लॉक के अंदर उसको वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज़ क्या करेगी उसको वो स्किप कर देगी। तो दोनों मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन कर दिए, तो काइंडली आप इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, कॉपी पे अपने इनको नोट कर लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं इससे। नेक्स्ट जो आपका जैसे बन जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो बन जाता है, सेकंड नंबर का जो आपके पास बन जाती है, हमने कौन सी पढ़नी है सेकंड, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, मैंने क्या बताया था इफ एल्स स्टेटमेंट में, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं। यहाँ पे क्या चीज़ होगी, या तो कोई चीज़ ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो ट्रू वाला हमें काम करना है, अगर फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स वाला काम करना है। उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अच्छा सर, इफ एल्स का अपना कोई सिंटैक्स होगा? हाँ बेटा, इसका भी अपना सिंटैक्स होगा। जैसे हमने इफ का सिंटैक्स देखा ना, तो इफ एल्स का भी कोई सिंटैक्स होगा कि अगर हमें इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे? तो आप लिखेंगे सिर्फ इफ के अंदर आप क्या देंगे, कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड चलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास इफ ब्लॉक का कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ब्लॉक का कोड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, ये कब चलेगा, जब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा कोड चलेगा या फिर कौन सा ब्लॉक चलेगा, सर ये वाला जो हमारे पास एल्स का ब्लॉक है वो चलेगा। अब समझ आ गया ना, बार बार मैं ब्लॉक ब्लॉक किसको बोल रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में ब्लॉक आप हमेशा इस वे में देखेंगे, इसको आप ब्लॉक बोलते हैं। और जैसे आप नॉर्मली अगर आप बॉक्स बनाते हो तो बॉक्स आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, है ना, कि बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने इसको यहाँ पे बंद किया हुआ, तो ये आपका बॉक्स आ गया। तो वहीं प्रोग्रामिंग की वे में आपको उसको इस वे में लिखना पड़ता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस। आप क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो किस चीज़ को, पैरेंथेसिस को। और जो लास्ट में आता है इसको आप क्या बोल देते हो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तभी मैंने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ब्लॉक ब्लॉक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इफ ब्लॉक का मतलब है कि ऐसा लाइन्स ऑफ कोड जो इसी के अंदर है। और जब मैं एल्स की बात करूँगा तो ऐसी लाइन ऑफ कोड जो इसी, जो हमारे पास एक तरीके से सिंबल्स हैं, या फिर सिंपल बोलूँ जो हमारे पास ये ब्लॉक है इसी के अंदर जो सेट ऑफ लाइन्स हमने लिखी हैं वो इसी के अंदर वहाँ पे स्टे करें या फिर वहीं पे रहें। ऐसे करके जो आपका पास इफ एल्स होता है वो वर्क आता है। अब यहाँ पे सर एक एग्जांपल हो जाए, या फिर अगर हम लॉजिक की बात करते हैं कैसे वर्क करेगा, लॉजिक बोल लो या फिर आप उसका एग्जीक्यूशन बोल लो कि कैसे वो एग्जीक्यूशन करता है ना? जैसे आपको लगे आप उसको वैसे लिख लो, बस आपको ये चीज़ें समझने की कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वही वही सर, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, तब हमारा इफ ब्लॉक वर्क करेगा। इफ ब्लॉक क्या होगा, चलेगा। इफ ब्लॉक क्या होगा, वहाँ पे चलेगा। अगर सर क्या हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या हुआ, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आती है, सर हमारे पास एल्स ब्लॉक का जो कोड है वो चलेगा। एल्स ब्लॉक हमारा क्या होगा, यहाँ पे चलेगा। ओके, अगर मान लेते हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इफ एल्स की बात करते हैं, ये नोट करके लिखना है अपने एक पॉइंट, इन केस ऑफ कौन सी हमारे पास, इफ एल्स। जब भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन केस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट ओनली, या फिर ऐसे लिखना आइदर, ऐसे कर लो सिंपली, ओनली वन ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, अब आप मुझे खुद बताओ। जैसे मैंने आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा था कि आज बारिश होगी, तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर बारिश होगी, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर बारिश नहीं होगी, है ना, कि बारिश नहीं होगी। कुछ बोलेंगे हाँ होगी, कुछ बोलेंगे नहीं होगी। तो देखो दोनों में से कोई एक कंडीशन तो हमारी, मतलब एक स्टेटमेंट तो चलेगी ना, कि मैं सिंपल बोलूँ कि बेटा मुझे आज छाता लेके जाना है, तो आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो आके ही बच्चे बोलेंगे हाँ सर होगी। होगी तो मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा, नहीं होगी तो मुझे छाता नहीं लेके जाना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही है ना कुछ कोड तो मुझे चलाना ही है। तो वही मतलब होता है जब आप इफ एल्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई जो हमारे पास दो बेसिकली कंडीशन के बिहाफ पे कोई एक सिंगल ब्लॉक तो मस्ट एग्जीक्यूट होता है। इसको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से नोट कर लेना है। अब सर एग्जांपल क्या होगा, तो नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो अगर हम एग्जांपल ले लें इसका, तो एग्जांपल क्या आ सकता है, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं। पीएचपी हम स्टार्ट करते हैं, पीएचपी
अब जिन बच्चों को डाउट आते हैं ना छोटे-मोटे, तो वो क्या किया करें, बेसिकली हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे आप अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे, कैसे आप कोड करेंगे। तो अपना सारा एनवायरनमेंट सेट करके ना थोड़ा बहुत कोड करने की ट्राई किया करो। जितना आप कोड करते हो, उतना ही आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल आगे यहाँ पे मैंने पीएचपी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सिंपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लेते हैं मैंने ले लिया मार्क्स नाम का वेरिएबल। क्या कहती है, मैंने मार्क्स ले लिया और मार्क्स में मैंने डाल दिया, चलो 45 डाल देता हूँ यहाँ पे। एक बच्चे के नंबर आते हैं, मान लेते हैं उसका नंबर मैंने डाल दिया 45। अब मैंने सिंपली बोला इफ़, यदि बच्चे के जो मार्क्स हैं, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर सर जो हमारे पास कैंडिडेट है उसके मार्क्स हैं, अगर वो 40 या फिर 50 से बड़े हैं, है ना, मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि अगर जो बच्चे के मार्क्स हैं वो अगर 50 से हमारे पास क्या है, बड़े हैं, तब आप क्या करो, तब आप उसको बोल दो सीधा कि आप क्या हो गए हो, एको मैं बोल दूंगा आप क्या हो, पास हो, है ना, सिंपली बोलूँगा आप क्या हो, पास हो गए हो। जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, तो जैसे हम सिंपली बोलूँ कि आपकी जो मेरिट है वो अगर 50 से अबव है तो आप मेरिट में हो, अदरवाइज़ आप मेरिट में नहीं हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्स, तो यहाँ पे एल्स में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, एको सॉरी, है ना, या फिर सॉरी इसके क्या कर सकते हैं, यू आर फेल। ऐसे ही हो सकता है, या तो आप पास हो गए या तो आप क्या हो गए, फेल हो जाओगे, है ना। इसके बाद आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को बंद कर दिया। अब देखो खुद मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी, मैंने एक मेमोरी के अंदर वैल्यू डाल दी, कौन सी कितनी वैल्यू डाल दी, 45 यहाँ पे मैंने डाल दी। अब जब मेरा इफ़ ब्लॉक चलेगा, मतलब मेरा जो कोड है यहाँ से चलना स्टार्ट होगा इफ़ वाली लाइन से, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्क्स की जगह जगह पे कितना आ जाएगा, मार्क्स की जगह पे 45 आ जाएगा। अब देखो 45 इज़ इक्वल टू 50, तो इक्वल टू सर 50 भी नहीं होता है, और ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा होता है क्या, मतलब 45 सर नहीं होता है। तो देखो इस टाइम पे इसकी आउटपुट कितनी आएगी, इसकी सर जो आउटपुट है, मैंने क्या बताया था, आउटपुट हमेशा बूलियन वैल्यू आती है, या तो ट्रू आती है या तो फॉल्स आती है, किसकी, जब भी आप कोई कंडीशन चेक करते हो। इस टाइम पे जब आपने ये कंडीशन चेक की तो यहाँ पे आउटपुट में कितना आएगा, सर आउटपुट में यहाँ पे हमारा ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो को ही हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया ऊपर, मैंने बोला कि जब आप इफ़ एल्स पढ़ते हो तो इफ़ क्या करता है, इफ़ का जो कोड है ये तब चलता है जब आपकी कंडीशन वन, या फिर जिसको आप क्या बोल देते हैं, ट्रू। अगर ट्रू होगा तो जो इफ़ वाला ब्लॉक है, जो ये पूरा पूरा ब्लॉक है, कोड है जिसके अंदर आपने लिखा है पास हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट होता। अब क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो सर हमारा आउटपुट अगर फॉल्स है तो आप मुझे खुद बताओ कौन सा कोड चलेगा, तो सर इस टाइम पे हमारे पास फॉल्स वाला कोड चलेगा। और फॉल्स वाला कोड क्या होता है, ये वाला हमारे पास जो कोड है, फॉल्स वाला कोड हम कहाँ लिखते हैं, हम उसको एल्स के अंदर लिखते हैं। तो इस टाइम पे हमारा कौन सा कोड चलेगा, सॉरी यू आर फेल। तो अब मुझे आप खुद बताओ, ये आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपने ये वाला ऊपर का पीएचपी कोड लिखा, ठीक है, अब इसको मैं बंद भी कर देता हूँ ना, अगर आप बच्चे बोलेंगे कि सर आपने बंद तो किया नहीं इसको, तो ऐसे करके मैंने लो इसको पीएचपी कोड को बंद कर दिया। अब मुझे आप खुद बताओ, जब ये कोड चलेगा, है ना, जब ये कोड चलेगा इसकी आउटपुट आपको क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी सर सॉरी यू आर फेल। क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे के आपने मार्क्स लिखे हैं यहाँ पे वो कितने हैं सर, 45 हैं, और आपने कंडीशन में लिखा है बच्चा तभी पास होगा या तो उसके जो नंबर हैं वो 50 के बराबर होंगे या 50 से ज़्यादा होंगे, पर यहाँ पे बच्चे के नंबर 50 से कम है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यू आर फेल। ओके, ऐसे करके क्या आ जाएगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी। तो ऐसे करके आपने क्या कर लिया, जो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट थी वो आपने यहाँ पे चेक कर ली, है ना। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें और हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, है ना, अगर हम इसी की बात कर लेते हैं तो और हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, जैसे इसके अलावा और अगर प्रोग्रामिंग की वे में देखें तो प्रोग्रामिंग की वे में हम और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, किस टाइप की एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी की, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार ना एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक कोड दिया गया था किसको, चेक करने के लिए कि कोई नंबर इवन है या कोई नंबर ओड है। तो देखो इवन ओड मतलब कोई इवन हो सकता है नंबर, कोई नंबर ओड हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे सर, हम इस टाइम पे भी पीएचपी में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे। तो पीएचपी के अंदर मैंने सिंपल नंबर डाल दिया, मान लेते हैं एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको दे दिया कि आपके नंबर के अंदर वैल्यू में आपकी कितनी वैल्यू है, जो नंबर है वेरिएबल उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, और यहाँ पे उसने आपको ऐसे करके दे दिया कि इफ़ जो आपके पास नंबर है वो क्या है, अगर उसको आप डिवाइड करते हो मतलब उसका मॉडुलस निकालते हो 2 के साथ,
और वो इक्वल टू अगर 0 है तो इस टाइम पे क्या आपको प्रिंट हो के आएगा कि सर एको, और यहाँ पे कि जो हमारे पास वेरिएबल नंबर है वो क्या है, वो हमारा इवन है ना। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, सेकंड मैंने लिख दिया। अगर ये नहीं ट्रू होगी तो आपके पास कौन सा चलेगा सर, एल्स वाला चलेगा ऑब्वियसली। एल्स में मैंने क्या कर दिया, आप सिंपल प्रिंट कर दो एको कि जो आपने नंबर यूज़र ने दिया है वो क्या है, वो नंबर ओड है। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल पीएचपी का यहाँ पे कोड मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने पीएचपी के कोड को बंद कर दिया। अब देखो होगा क्या, जब ये कोड हमारा चलेगा तो सबसे पहले देखो मेमोरी के अंदर कितनी वैल्यू है, रैम। रैम में बेसिकली मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ जिसका नाम मैंने लिखा हुआ नम। तो नम के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, 7। अब मैंने बोला कि जो हमारे पास मेमोरी में नम है उसमें कितनी वैल्यू है सर, 7 वैल्यू पड़ी है। 7 का आप क्या करो, मॉडुलस निकालो, है ना। 7 इसका क्या मतलब होता है, 7 मॉडुलस 2। और मैंने आपको ये चीज़ बताया थी कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, वो हर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, मतलब शेषफल हमें देने का काम करता है। तो आप मुझे खुद बताओ, जब आप 2 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 3 का 6, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास सर, यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर या फिर जो ये वाली स्टेटमेंट है जब ये चलेगी, इस टाइम पे हमें वापस होके कितना मिलेगा, वापस हमें 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि इसका आउटपुट कितना आया, आउटपुट इसका 1 आया। और मॉडुलस ऑपरेटर करता है क्या सर, हमेशा रिमाइंडर वापस देने का काम करता है। तो आप मुझे को तो बताओ, जब मैंने 2 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा, मुझे 1 आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ तक जब हमारा कोड चलेगा, एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो बेटा जब हमारा कोड यहाँ तक चलेगा तो इस टाइम पे हमारी आउटपुट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर इस टाइम तक हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक सर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, जो आपने अभी यहाँ पे निकाल के बताई। यहाँ तक हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक हमारी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब हम 7 को 2 से मॉडुलस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। अब आप मुझे खुद बताओ, 1 क्या 0 के बराबर होता है, खुद बताओ, 1 अगर 0 के बराबर होता है, सर नहीं होता है, इसका मतलब नहीं होता है, नो। तो नो के केस में कौन सा कोड चलेगा सर, इफ वाला तो इग्नोर हो जाएगा, इसको वो स्किप कर देगा। और कौन सा कोड चलेगा, नो वाला कोड चलेगा। नो वाला कोड या फिर फॉल्स वाला कोड कौन सा है सर, हमारा एल्स वाला। तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास यूज़र ने 7 यहाँ पे नंबर दे रखा था, वो 7 नंबर क्या है, वो 7 नंबर सर हमारे पास ओड है ना। बेसिकली खुद आप बताओ ना, 7 क्या और नंबर है, पर प्रोग्रामिंग की वे में हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो ये वाली स्टेटमेंट जो यहाँ पे इफ़ के अंदर लिखी थी, ये कंडीशन आपने समझनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, एक ऑपरेटर का यूज़ किया है, और उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करने का मतलब रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। अब आपके मन में क्या क्या डाउट आएंगे मुझे बताया। सबसे पहले तो ये डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर ही क्यों यूज़ किया। सबसे पहले जो बच्चों का डाउट आता है कि सर आपने यहाँ पे जो ये था इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपने क्यों यूज़ किया। तो बेटा एक्चुअल में अगर आप नॉर्मली मैथ पढ़ते हो, मैथ बेसिक सभी को आता है। सिंपल मैं बोलूँ, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं सर, ऐसे नंबर, या फिर सिंपल मैं बोलूँ ऐसे नंबर जो क्या हो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो क्या है, सारे इवन नंबर है। या फिर सिंपली इसी को घुमा के बोलूँ, ऐसे नंबर जिनका क्या होगा, जिनका जो रिमाइंडर होता है वो क्या आता है हमेशा, रिमाइंडर जब हम उसको किसी भी इवन या फिर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, रिमाइंडर जब हम क्या करें उससे, उस नंबर को क्या करें, 2 से भाग करें, है ना, 2 से क्या करें आप, डिवाइड करें, तो उस टाइम पे क्या आएगा, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसको लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें, तब क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है। कभी भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर के केस में ना हमेशा हमने देखना है, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। कब आप, जब ऑड नंबर की आप बात करते हो। इवन नंबर की जब आप बात करते हो तो कोई भी इवन नंबर है, जब आप उसको 2 से भाग करते हो तो उसका जो शेषफल बचता है वो हमेशा 0 ही बचता है। पर ऑड नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बता दो एक। तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 9 और यहाँ पे मैं ले लिया 8, इन दोनों को मैं 2 से भाग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 4 का 8, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। वैसे यहाँ पे 2 4 का 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अब आप मुझे खुद बताओ, इवन नंबर
8 क्या था, इवन नंबर था, और मैंने जब उसको 2 से डिवाइड किया तो उसका मॉडुलस कितना निकला या फिर उसका रिमाइंडर कितना निकला, 0 निकला, क्योंकि ये क्या है, 8 क्या है हमारा इवन नंबर है। वहीं 9 क्या था, हमारा ऑड नंबर था, और मैंने जब इसको मतलब डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास मॉडुलस कितना निकला, यहाँ पे 1 निकला। तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसको हम इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई नंबर हमारा इवन है या ऑड है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब मॉडुलस में जब भी रिमाइंडर आपका 1 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर होगा वो क्या हो, कौन सा नंबर होगा, वो आपका ऑड नंबर होगा। और अगर आपका मॉडुलस अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। वही यहाँ पे हमने कंडीशन में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि जब भी जो नंबर है उसका आप मॉडुलस निकालोगे 2 के साथ, तो अगर वो 0 के बराबर है तब वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर इसका मतलब फिर ये वाला कोड चलेगा, इवन वाला कोड चलेगा। और अगर बेसिकली क्योंकि यहाँ पे तो 7 दे रखा था, मैंने जब क्वेश्चन यहाँ पे या फिर जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, मैंने यहाँ पे कितना लिखा था, 7 लिखा था। तो इसका मतलब सर जैसे मैंने 7 लिखा तो मुझे मॉडुलस में आउटपुट में कितना आया, 1 आया। तो जैसे आउटपुट में 1 आया तो 1 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया। तो जैसे फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाला कोड कहाँ पे है, फॉल्स वाला कोड सर आपने नीचे लिखा है। तो इसका मतलब है ये वाला कोड क्या होगा, आपका चलेगा। तो ऐसे करके जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फिर जो अलग-अलग स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सारी वर्क करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने हमेशा नोट करनी है। अब देखो एक छोटा-सा पॉइंट है, पर आपने एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टेटमेंट जब एग्ज़ाम में टीसीएस डालता है तो ऐसे ही स्टेटमेंट डालता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। वो डाल देगा कि जो आपके पास फ़ॉल्स स्टेटमेंट होती है, क्या आप उससे पहले लिख सकते हो? या फिर सिंपल बोल लूँ, एक तो आ गया हमारे पास एल्स। एल्स का आपने नोट करना है कि इसमें कि अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है? एल्स की या फिर इट हैज़ नो कंडीशन। सिंपल आपने याद रखना है कि एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। ये क्या करता है, इट रिटर्न ओनली, रिटर्न ओनली किस चीज़ का क्या करता है, इट रिटर्न ओनली व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास एल्स होता है, क्या उसकी अपनी कोई कंडीशन होती है? ऑब्वियसली सर एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती है। एल्स हमेशा तब चलता है जब इफ़ हमारा गलत हो जाता है। इफ़ बोलता है कि अगर ये कंडीशन मैंने दे दी, अगर ये ठीक है, तब इफ़ वाला चलेगा। तो मान लेते हैं कि मुझे चाहिए था कि अगर इफ़ वाला गलत है तो मुझे कोई फॉल्स वाला भी तो बताओ कि फॉल्स में मुझे क्या गलत था, है ना? तो वो फॉल्स बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, एल्स का यूज़ किया जाता था। तो आपने याद रखना है कि इफ़ की मतलब एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है, पर ये क्या करता है, ये हमेशा रिटर्न करता है किस चीज़ को, जब कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है। जो भी एल्स के अंदर कोड लिखा होगा उसको वो रिटर्न कब करेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे कब दिखाएगा, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और हमेशा याद रखना है कि एल्स के बाद कंडीशन कभी नहीं लिखते हैं। जो मैंने यहाँ पे बोल दिया ना कि एल्स हैज़ नो कंडीशन, तो एक बार एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एल्स की अपनी कंडीशन होती है। ये एक स्टेटमेंट दे रखी थी टीसीएस ने, पर उस टाइम भी आपने याद रखना है कि एल्स की कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या आती है बेसिकली, जो एल्स था, इफ एल्स था, कैसे वो वर्क करता है, क्या-क्या आपको क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन-सा, हम 3rd नंबर का पढ़ेंगे, इफ एल्स। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंडीशन देंगे। मान लेते हैं ये कंडीशन भी ठीक नहीं हुई तो आप अगली अगली कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन भी ठीक नहीं हुई, लास्ट में जाके आप क्या करेंगे, एल्स कर देंगे कि मान लेते हैं कोई भी कंडीशन मेरी ठीक नहीं हुई तो जो फॉल्स वाला लास्ट में जो हम रखते हैं ना, कि जैसे कोई भी चीज़ें हमारी मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई, तो लास्ट में जो कंडीशन है आप उसको क्या कर दो, फाइनल कर दो और उसको एग्जीक्यूट कर दो। उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम इफ़ एल्स इफ़ का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये आपने नोट कर लिया। बाकी देखो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे सिंटैक्स कि सर इसको लिखते कैसे हैं, सभी का आपने हमें सिंटैक्स बता दिया। तो देखो इसको भी लिखने का सेम तरीका है, आप क्या करेंगे, इफ़ के अंदर आप क्या करेंगे, कोई ना कोई कंडीशन देंगे। उसके बाद अगर इफ़ मान लेते हैं आपने कोई कंडीशन दी, अगर वो कोड ट्रू हो गया तो यहाँ पे इफ़ वाला कोड चल पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ का कोड चल पड़ेगा। नहीं हुआ तो इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हमने फिर से क्या कर दिया, एल्स इफ़। एल्स इफ़ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो मेरी पहले मैंने कंडीशन 1 दी थी, इसको आप ऐसे लिख लो ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफ़ाई रहे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरी कंडीशन नंबर 1 थी। अगर कंडीशन नंबर 1 मेरी ठीक होगी तो कंडीशन नंबर 1 वाला कोड है वो चल पड़े। अगर नहीं हुआ तो आप क्या करो, आप कंडीशन नंबर 2 चेक कर लो। आप क्या करो, कंडीशन 2 चेक कर लो। तो कंडीशन 2 अगर मेरी चेक होगी तो जो कंडीशन 2 का कोड है वो चल पड़ेगा। कंडीशन 2 का जो कोड है वो चल पड़ेगा, है ना?
अगर मान लेते हैं ये कंडीशन भी ट्रू मतलब ट्रू नहीं हुई तो आप एक और कंडीशन दे दो। इफ़ एल्स आप क्या करो, कंडीशन नंबर 3 दे दो। ओके, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? जहाँ पे आपके जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल चेक्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो एल्स इफ में कंडीशन मैंने 3 दे दी, तो अगर ये ट्रू होगा, अगर मान लो कंडीशन 3 मेरी ट्रू होगी, तब कौन-सा मेरा कोड चलेगा? तब मेरा सर ये वाला कोड चलेगा, कंडीशन 3 वाला एल्स इफ वाला कोड चलेगा। मान लेते हैं इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ। सर मैंने सारी कंडीशन अप्लाई करके देख ली और मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा है किसी में से ही। तो आपके पास लास्ट में क्या बचता है? एल्स। और एल्स कब ये मतलब यूज़ होगा? जब ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब कौन-सा पार्ट चलेगा? तब आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। तभी मैंने आपको इसको बार-बार समझा रहा हूँ। एल्स क्या करता है? वो हमेशा जब आपकी ऊपर की कोई भी कंडीशन है जो मैच नहीं हो रही है, मतलब कोई भी ट्रू नहीं हो रहा है, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ॉल्स को ही क्या करना पड़ेगा? मतलब यूज़र को दिखाना पड़ेगा। तो एल्स के अंदर क्या आ जाएगा? जब कोई भी कंडीशन व्हेन नो कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है? जब व्हेन नो कंडीशन इज़ ट्रू, तब उस टाइम पे कौन-सा कोड चलेगा? हमारा एल्स का कोड जो हमारा वो चलेगा। इस वे में हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे पास इफ एल्स का जो एक तरीके से सिंटैक्स है वो हम लिखते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो, वही अगर हम बात कर लेते हैं कि सर ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग या फिर इसका लॉजिक लॉजिक बोल लो या इसकी आप वर्किंग बोल लो या इसकी एग्जीक्यूशन कि सर ये काम कैसे करता है। जैसे आपको लिखना होगा आप इसको वैसे लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। आप क्या करेंगे? कंडीशंस चेक करेंगे, है ना? आप क्या करेंगे? कंडीशन ऊपर से नीचे एक-एक करके चेक करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे? सिंपल यू चेक ऑल द कंडीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कि जितने भी कंडीशन है, कंडीशन कौन-कौन सी हैं? सर हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है, ये वाली, इसको चेक करेंगे, फिर हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, फिर हम सर तीसरे नंबर वाली कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, वो डिपेंड करता है आपने 4 लिखी हैं, 5 लिखी हैं, 50 लिखी हैं, 100 लिखी हैं, वो आपकी मर्ज़ी है ना? तो आपने क्या किया? सिंपली आपने सारी कंडीशन एक-एक करके चेक करी, ठीक है? टॉप क्या किया बेसिकली? चेक ऑल द कंडीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आपने क्या किया सेकंड नंबर पे? इफ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब ऊपर जो भी कंडीशन आपने दे रखी थी, इफ़ की, एल्स इफ करके जो भी आपने कंडीशन दे रखी थी, उनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, तब आपने क्या करना है? तब आपने वो जो कोड ब्लॉक था उसको आपने क्या करना है? एग्ज़ीक्यूट कर लेना। तो आप लिखेंगे इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्ज़ीक्यूट दैट ब्लॉक ऑफ कोड। ऐसे करके आप क्या करेंगे बेसिकली, इनमें से मान लेते हैं 1, 2, 3 कंडीशन दे रखी थी, तो मान लेते हैं पहली मेरी कंडीशन ठीक नहीं हुई, पहली मेरी फ़ॉल्स होगी, पर दूसरी मेरी ट्रू होगी। तो जैसे दूसरी मेरी ट्रू होगी तो इसका मतलब है मेरा जो सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या हो जाएँगी? एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी कंडीशन, यहाँ पे 2 थी, 3 थी, मतलब कोई भी हो सकती है। तो क्या करना है आपको? देन एग्ज़ीक्यूट दैट ब्लॉक ऑफ कोड कि जो कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, आप उसका जो कोड है, आप क्या करेंगे? उसको एग्ज़ीक्यूट कर देंगे। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा? इसमें आपने इम्पोर्टेंट कर लेना है रेस्ट ऑल कोड इज स्किप। इसके बाद होगा जो हमारे पास बाकी सारे जो ब्लॉक हैं वो स्किप हो जाएंगे। रेस्ट ऑल ब्लॉक आर स्किप्ड। क्या होगा? क्योंकि अगर एक कंडीशन हमारे पास कोई ट्रू होगी ना, तो इसका मतलब है बाकी सारे की इसके बाद भी मान लेते हैं कोई ट्रू है, मान लेते हैं अगली स्टेटमेंट भी ट्रू थी, पर अगर आपकी एक बार ट्रू आ गई है ना, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, तो आपने इसी को ही चलाना है, बाकी अगली को नहीं चलाना आपने फिर। तो वही मैंने लिखा है कि इसके आगे जो भी अगर आपकी ट्रू भी आती है, आपने क्या करना है? जस्ट उनको स्किप करना है। रेस्ट ऑल ब्लॉक आर स्किप्ड। ओके, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होती है, आपने क्या करना है? बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है? स्किप कर देनी है। और लास्ट में क्या बच जाएगा? अगर कोई भी ट्रू नहीं होगी, है ना? इफ़ नो कंडीशन इज़ ट्रू, नो कंडीशन इज़ ट्रू, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? तो उस टाइम पे सर हम क्या करेंगे? क्या बताया था मैंने? कौन सा कोड चलेगा? सर हमारे पास एल्स ब्लॉक का जो कोड है, एल्स ब्लॉक कोड क्या होगा जाएगा? वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस ऐसे करके क्या है, बस सिंपल है, बस कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कैसे कैसे वो वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें ना, अगर आप साथ में थ्योरी के साथ अगर आप प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, पीएचपी में एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे सपोज़ कर लेते हैं, कोई रियल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हाँ, जैसे ग्रेडिंग का ले लेते हैं। जैसे एबीसी ग्रेड होते हैं ना, तो ग्रेड का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ग्रेड का हम क्या लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक छोटा-सा। मैंने क्या किया दिया, पीएचपी का कोड बना दिया एक, पीएचपी, उसका मैंने सिंपल एक वेरिएबल बना दिया मार्क्स करके, और मार्क्स में मैंने डाल दिया सिंपली मान लेते हैं उसके बच्चे के नंबर डाल दिए मैंने 75। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़, यदि जो बच्चे के नंबर हैं या फिर जो बच्चे के मार्क हैं वो अगर 90 से बड़े हैं या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 90 हैं, तब आप क्या करो, आप उसको ग्रेड दे दो, है ना? आप क्या करो, इसको एको आप उसको कर दो ग्रेड ए। आप उसको ग्रेड ए दे दो कि बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, आप उसको ग्रेड ए दे दो। अच्छा सर, ग्रेड ए नहीं है तो और भी तो होते हैं। हाँ, और भी होते हैं, तो एल सिर्फ अगर उसके जो नंबर हैं वो मान लेते हैं वो कितने हैं, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू कितने, 80 कर देते हैं, है ना? या तो 80 से बड़े या तो 80 के बराबर, है ना? तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इस टाइम पे मैं बोल देता हूँ उसको हमने ग्रेड दे दिए, एको आप कर दो, उसको दे दो बच्चे को ग्रेड बी दे दो उसको, कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, आप ग्रेड बी को में आते हैं जब आपके बराबर 80 हैं या फिर 80 से बड़े नंबर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और ले लेते हैं सिंपल, एलसीफ हम कर देते हैं कि सर जो हमारे पास बच्चे के नंबर हैं मार्क, वो अगर 70 या 70 से अबव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आ गए, 70, उसको आप कितने दे दो, तो सर उसको बोल दो कि आप कौन सी हो, ग्रेड सी में आ गए हो, कि आपका जो ग्रेड है वो ग्रेड कितना आ गया, आपका सी आ गया। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दी, 3 कंडीशन दे दी, और लास्ट में मैंने क्या बोला, अगर इसके बाद जो भी बच्चे हैं 70 से नीचे जो भी बच्चे हैं एल्स, उन सभी को आप क्या कर दो, उन सभी को आप कर दो ग्रेड डी दे दो, एको ग्रेड डी। जैसे होता है ना बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं अलग अलग, कि आपके इतने से इतने नंबर है, आपको ए है फिर बी है फिर सी है, और बाकी सारे के सारे तो बराबर ही आ जाते हैं, मतलब सारे पास हैं, तो सभी को क्लास के अंदर दे दिया, ग्रेड डी हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा और लास्ट में देखो मैंने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट किया था, तो पीएचपी मुझे बंद भी करना पड़ेगा, तो पीएचपी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ऐसे करके आपने ये कंडीशन पूरी या फिर जो पूरा का पूरा कोड था वो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे आप खुद बताओ, आपने क्या कर दिया, एक अपनी मेमोरी बना दी, है ना? वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल के अंदर क्या डाल दिया, वेरिएबल का नाम क्या है आपका, डॉलर मार्क। उसके अंदर आपने वैल्यू कितनी डाल दी, 75 आपने वैल्यू डाल दी। आपने क्या किया, जब आपने अपना कोड चलाया, एग्जीक्यूट किया, ऑब्वियसली वेब ब्राउज़र ने उसको समझा या फिर सर्वर ने उसको एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले उसने क्या देखा, मार्क 75। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा 75 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90। तो सर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, 75 ना तो 90 के बराबर होता है ना तो उससे बड़ा होता है। तो इसका मतलब है ये वाला कोड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट आ गया सर, अगली कंडीशन भी तो है कि 75 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। सर ये कंडीशन क्या है, सर ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो मतलब ये भी हमारे पास नहीं चलेगा, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स आ गया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, सर 75 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70। देखो 75 मतलब 75 70 के बराबर तो नहीं होता है, पर बड़ा तो होता है ना, तो इसका मतलब है सर ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रू आ जाएगी। और मैंने ये चीज़ बताई है आपको कि अगर कोई भी स्टेटमेंट, मान लेते हैं कि नंबर उसके 90 होते हैं, तो मान लेते हैं 90 वाला चलता, बाकी सारे जो इफ़ एल्स का जो भी कोड था वो सारा स्किप हो जाता, मतलब सभी में से सिर्फ एक ही जो आउटपुट है वो आपको निकल के आती है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आपको आउटपुट निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखो एल्स इफ क्या हुआ, जो ट्रू था, ये हमारा कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको पता है कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्या आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा आपका ग्रेड कितना है, ग्रेड आपका आ गया सी। तो ये आपको क्या आ जाएगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं एल्स उल्स ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे स्किप हो जाएंगे, है ना? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है उसके आगे का जो भी कोड है वो क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, और आउटपुट में आपको क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद आउटपुट में आ गया आपको ग्रेड सी, क्योंकि हमने ग्रेड सी को क्या किया था, प्रिंट करवाया था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऐसे करके जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो वर्क करती है, और ये हमारे पास इफ एल्स का बेसिकली एग्जाम्पल आ जाता है, तो उनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। तो सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो कुछ छोटे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आप नोट कर सकते हैं। देखो आपने कुछ पॉइंट्स हैं या फिर सिंपल मैं बोलूँ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, नोट करनी है कुछ पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब आप पीएचपी की बात करते हो ना, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं।
तो जब आप पीएचपी की बात करते हो ना, तो पीएचपी में क्या होता है, या तो आप उसको एल्स इफ को ऐसे लिख लो साथ में, या तो आप इसको एल्स इफ को अलग-अलग लिख लो, है ना? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर कोई भी स्पेस नहीं है, नो स्पेस है, मतलब स दोनों मैंने इकट्ठा जोड़ के लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर एक स्पेस है ना? ये मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपके पास एक स्पेस है। ओके, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो पीएचपी है, पीएचपी में ना आप एल्स इफ को एक वर्ड की तरह भी लिख सकते हो, या फिर एल्स इफ को 2 अलग-अलग वर्ड की तरह भी लिख सकते हो। तो इस टाइम पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इकट्ठा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल्स को अलग कर दिया और इफ को अलग कर दिया। काम सेम वही करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा ना, काम सेम ही करेंगे, पर लिखने का तरीका है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसमें कौन-सा ट्रू है और कौन-सा फ़ॉल्स है, तो आप बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट हमारे पास, तो दोनों तरीके से हम मतलब एल्स इफ लिख सकते हैं पीएचपी के अंदर। बाकी अगर बोलेंगे कि हम कितनी एल्स इफ लगा सकते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितनी हमें कंडीशन देनी है, हम उतनी कंडीशन दे सकते हैं। तो नोट ये भी कर सकते हो कि जो हमारे पास एल्स इफ होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? या फिर इसको आप लिखेंगे तो अनलिमिटेड, जितनी हमारी कंडीशन है हम उतनी वहाँ पे एल्स इफ दे सकते हैं। बाकी थर्ड में जैसे लास्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एल्स क्या है? सर जो हमारे पास जो लास्ट में जो एल्स पार्ट होता है इसमें, उसको लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपने नोट करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था। एल्स पार्ट इन, हमेशा रखना है एल्स पार्ट किसमें? एल्स पार्ट इन इफ, एल्स इफ, एल्स। इस स्टेटमेंट में जो आपके पास एल्स पार्ट होता है, जो एल्स पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल, सिंपल लिख लेना हिंदी में ना, होता है। ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है, मतलब आपकी मर्ज़ी है आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, बस ये मतलब होता है इसका। तो ये सारे पॉइंट हैं जो इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 जो स्टेटमेंट्स थी, क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, क्या किस वे में एग्ज़ामिनर पूछता है, तो इन सभी को क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। बस आपने समझना है, नोट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना आप अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ें, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट बचती है, हमारे पास स्विच बचती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन-सी आ गई? स्विच आ गई। अब देखो स्विच के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पूछी जाती हैं, जैसे मैंने बता ही दिया कि स्विच क्या करता है, एक वेरिएबल वैल्यू को कंपेयर करता है सभी बेसिकली वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद जो वैल्यू के साथ उसका स्विच की वैल्यू मैच होती है, उसके कोड को वो क्या करता है, एग्ज़ीक्यूट कर देता है। तो अब इसको थोड़ा ईज़ी वे में समझने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स दे लेते हैं कि तो लिस्टर इसको यूज़ कैसे करते हैं, या फिर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे स्विच। स्विच के अंदर आप क्या देंगे, कोई भी, या तो कोई आप वेरिएबल दे देंगे, है ना? 2 चीज़ें दे सकते हैं, या तो आप वेरिएबल दे सकते हो, या तो आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो, कंडीशन दे सकते हो, सिंपल बोलने का मतलब है। इसमें आप दोनों चीज़ दे सकते हो, या तो वेरिएबल दे सकते हो, या तो आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। जैसे आपने इसको दे दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप एक कीवर्ड यूज़ करते हो, केस। केस के आगे क्या होती है, वैल्यू होती है। तो मान लेते हैं वैल्यू नंबर ये 1 आ गई। जब वैल्यू नंबर 1 आएगी, तो जो केस 1 का जो कोड होगा वो चलेगा, इसका जो कोड है वो चलेगा। और यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करना पड़ता है, ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आप यहाँ पे इसको लिख लेना, केस नंबर। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू 2। जब वैल्यू 2 होगी तो वैल्यू 2 वाला जो कोड है वो चलेगा। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब फिर मान लेते हैं केस नंबर, वैल्यू नंबर हम ले लेते हैं 3। जब ये हमारा वैल्यू मैच हो जाएगी तो ये वाला कोड चलेगा। ओके, इसको फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। और लास्ट में एक टर्म यूज़ होती है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब कोई भी केस मैच नहीं, जैसे एल्स था ना, एल्स भी क्या करता था, जब भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब क्या करता था, एल्स पार्ट चल पड़ता था। तो वैसे ही ये मतलब स्विच स्टेटमेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। एल्स कभी नहीं बोलना है स्विच में। स्विच में हम किसका यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोड व्हेन नो केस इज़ मैच। जब कोई भी केस है वो मैच नहीं होगा, तब डिफ़ॉल्ट का कोड है वो चलेगा। ऐसे करके आपने क्या कर दिया, बेसिकली जो आपने यहाँ से स्विच स्टार्ट किया था पूरा का पूरा, यहाँ पे जाके आपने इसको बंद कर दिया, है ना? तो ऐसे करके आपका पूरा जो स्विच है वो ऐसे सिंटैक्स मतलब ऐसे उसको लिखा जाता है।
अब देखो सर, इसका लॉजिक क्या है या फिर ये कैसे वर्क करता है, आप उसके बारे में थोड़ा बता देंगे तो आप इसको नोट कर लेना कि इसका लॉजिक कैसे वर्क करता है या फिर इसका एग्जीक्यूशन है कि कैसे वो अपना काम है उसको टास्क को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको हर केस से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। नोट करना इसको, आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल is compared with is compared with all the cases या फिर all the case values। हर एक जो केस की वैल्यूज होती है उनके साथ जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, इफ एनी केस वैल्यू इज मैच, किसके साथ, मैच विद वेरिएबल, जो आपकी वेरिएबल था अगर उसके साथ वो मैच कर गया तब क्या होगा, एग्जीक्यूट दैट केस या फिर एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक। जैसे हमने पहले ब्लॉक बोल रहे हैं, स्विच में उसी चीज़ को हम केस बोल देते हैं, बस आपने इतना याद रखना है। तो एग्जीक्यूट क्या कर दोगे आप, वो केस को आप एग्जीक्यूट कर दोगे। और वही थर्ड पार्ट में क्या होगा कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा। पर उसके बाद मैंने एक टर्म आपको लिखवाई है यहाँ पे, ब्रेक। यहाँ पे देखो, बाकी मैंने नहीं लिखवाई है पर यहाँ पे मैंने एक आपको चीज़ यूज़ करी है। हर केस के बाद मैंने एक टर्म यूज़ किया, ब्रेक। तो ब्रेक मैंने क्यों यूज़ किया, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं। ब्रेक हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हमें स्विच से बाहर निकलना होता है। हमने क्या किया, बेसिकली जैसे हम इफ़ पढ़ते हैं, इफ़ एल्स इफ़ पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन चलती है और उसके बाद जो हमारे पास कोड होता है वो बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देता है, बाकी सभी चीज़ों को स्किप कर देता है। पर स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच में आपको उसको मैन्युअली करवाना पड़ता है। तो मैन्युअली करवाने के लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट का आप यूज़ करते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम होता है ब्रेक। तो आप लिखेंगे, अगर आपको स्विच से बाहर आना है, ठीक है, स्विच से आपको क्या आना है, स्विच से अगर आपको बाहर आना है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना, स्विच से आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, ठीक है, एग्जिट करना है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। उस टाइम पे आप ब्रेक का यूज़ करेंगे। इसको आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। फिर फोर्थ आपका एक और आ जाता है। देखो, एक ब्रेक होता है, एक हमारे पास कंटिन्यू होता है, दोनों आप नोट कर लेना। एक हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू भी होता है। के टाइम पे क्या होता है, हमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, फिर मल्टीपल कोड होता है, उसको हमें चलाना होता है, तो उस टाइम पे हम कंटिन्यू का भी यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यू जब हम स्विच में यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या आता है कि आप क्या करो, स्किप कर दो, ठीक है, स्किप दैट ब्लॉक एंड गो फॉर द नेक्स्ट कोड। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। बाकी देखो, ब्रेक के बाद मैंने आपको क्या लिखवाया, लास्ट में हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हमने एल्स का यूज़ किया था तो वैसे हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर इफ़ नो केस इज़ मैच, जब कोई भी केस मैच नहीं होता है तब क्या होता है, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। देन दिस कोड इज़ एग्जीक्यूटेड, जो वो कोड होता है तब वो क्या होता है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे करके जो आपके पास स्विच होती है वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो, सिंटैक्स आपने लिख लिया, कैसे वो वर्क करता है, सर एक एग्जांपल हो जाए एक छोटा सा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, किसका एग्जांपल है, हाँ जैसे वीक का एग्जांपल लेते हैं, डे ऑफ वीक का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले वही PHP हम स्टार्ट करेंगे। PHP को लिखने का तरीका वही है, PHP। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने सिंपल क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया डे के अंदर मान लिया मैंने दिन डाल दिया, मतलब वो मंडे डाल दिया, सपोज कर लेते हैं मंडे मैंने डाल दिया यहाँ पे, है ना, डे के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी मंडे। अब मैंने क्या किया, मैंने यूज़ की स्विच स्टेटमेंट। जैसे मैंने स्विच यूज़ किया, स्विच के अंदर आपको पता है या तो हम कंडीशन डाल सकते हैं या तो हम वेरिएबल डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो यही वेरिएबल डाल दिया। तो मैंने लिख दिया स्विच $डे, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, केस बनाने हैं
ना। तो मैंने सबसे पहले केस बना दिया, अगर यूज़र ने मंडे यूज़ किया होगा, तो मैं जल्दबाजी में ना स्पेलिंग थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं। फर्स्ट मैंने केस की वैल्यू डाल दी है, मंडे डाल दिया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि जो वैल्यू है अगर वो मंडे है, तो आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट होके क्या आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एको आप प्रिंट कर दो कि आज क्या है, आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है। तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रेक। देन मैंने क्या कर दिया, मेरा केस नंबर दूसरा बना दिया, केस की दूसरी वैल्यू मैंने डाल दी। अगर उसने डाल दिया ट्यूसडे, तो अगर उस यूज़र ने ट्यूसडे वैल्यू एंटर की होगी, मेमोरी में डाली होगी, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आज क्या है हमारे पास, आज मंगलवार है। देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से रोकना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं मुझे इतना ही चलाना है और मुझे इससे बाहर चले जाना, ब्रेक कर देना है उसको। तो ब्रेक मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर केस नंबर मैं थर्ड ले लेता हूँ, वेडनेसडे। अब यहाँ पे सेम एको, अगर वैल्यू अगर वेडनेसडे है तो यहाँ पे क्या होगा, आज बुधवार है। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, बेसिकली इतने ही हम देते हैं, इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इतने में ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में मैंने डाल दिया कि एको, सिंपल बोल देते हैं कि कोई और दिन है ना, कोई और दिन है। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, सिंपली एक डिफ़ॉल्ट की लाइन भी लिख दी। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने स्विच को स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे लास्ट में हमेशा अपने याद रखना है, जब भी आप किसी भी ब्लॉक को स्टार्ट करते हो या फिर किसी भी एक तरीके से स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हो, तो आपको उसको बंद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को बंद कर दिया। अब देखो मैंने ऊपर पीएचपी को भी स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने पीएचपी को भी स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब है मुझे लास्ट में पीएचपी को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पीएचपी को भी यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो होगा क्या, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, तो इससे क्या हो रहा है सर, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है डे, उसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू डाली है, वैल्यू मैंने डाली है सर मंडे, मंडे मैंने यहाँ पे डाली है। अब देखो स्विच के अंदर मैंने क्या किया है, स्विच के अंदर मैंने सिंपल बोला कि जो डे है, डे कौन सा है, मंडे। आप क्या करो, इस वैल्यू को चेक करो। तो डे है, डे की जगह क्या है, डे हमारे पास जो मेमोरी है उसमें कितना पड़ा हुआ है, उसके अंदर से हमारे पास मंडे पड़ा हुआ है। तो इस टाइम पे क्या होगा, स्विच क्या करेगा, जो यहाँ पे मंडे आएगा, जो इसकी जगह पे क्या आएगा, मंडे आएगा। ये मेमोरी के अंदर कितना पड़ा है, मंडे पड़ा है। हमें वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं, हमें वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उससे लेना देना है। इसका मतलब है जो जो डे वेरिएबल है उसके अंदर जो मंडे पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है, क्या वो इसके साथ मैच हो रही है वैल्यू, क्या वो इसके साथ मैच हो रही है, क्या वो इसके साथ मैच हो रही है। अगर किसी के साथ मैच नहीं हो रही है तो लास्ट में आप इस कोड को चला दो। सिंपल ये बोलने का मतलब है। तो आप खुद बताओ, मंडे किसके बराबर हो रहा है, किससे मैच हो रहा है। तो सर मंडे, मंडे के बराबर कैच हो रहा है। अब सिंपल बोलो, मंडे किसके साथ मैच हो रहा है, मंडे के साथ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, अब आप मुझे खुद बताओ, आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा कि आज सोमवार है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या आ जाएगा, आज सोमवार है। तो वही आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आज सोमवार है। तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपका स्विच स्टेटमेंट होती है वर्क करती है। इसने क्या किया, जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी, उस वैल्यू को उसने चेक किया अपने अलग अलग केसेस के साथ, कि केस इसके साथ मैच हो रही है। सेकंड ना, ये हैंग कर रहा है, एक सेकंड।
ठीक है? तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर जो वेरिएबल की वैल्यू है या फिर जो हमारे पास स्विच के अंदर जो वैल्यू होती है, उसको केस के साथ मैच किया जाता है। तो जिस केस केस के साथ वो वैल्यू मैच होगी, उसको क्या करता है, उसके जो अंदर का कोड होता है, उस कोड को क्या करता है, वो प्रिंट करता है, फिर एग्ज़ीक्यूट कर देता है। तो जैसे एग्ज़ीक्यूट करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका स्विच है, वो वर्क करता है ना? स्विच का काम क्या होता है, अगर आपको मल्टीपल आपके पास वैल्यूज़ हैं, उनमें से अगर आपको देखना है कि जिस वैल्यू के बिहाफ़ पे जो आउटपुट आएगी, उसको अगर आपको प्रिंट करना है, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं? स्विच का आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है? नोट करनी है। और देखो यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं ब्रेक का, तो ब्रेक का मतलब क्या है? मैंने आपको वैसे बता ही दिया। अगर आपको एग्ज़ीक्यूट करना है, कोड से बाहर जाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक का यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे इफ़, जो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक अगर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है? ब्रेक अगर आप क्या करते हो? नहीं लिखते हो, है ना? क्या करते हो आप? नहीं लिखते हो। तब क्या हो सकता है सर, उस टाइम पे क्या हो सकता है? तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके पास कोड है, वो क्या हो जाएगा? फॉल थ्रू हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल थ्रू हो जाएगा। अब फॉल थ्रू का मतलब क्या है? वो बेसिकली एक बार उसने केस तो मैच कर लिया, पर जिस केस को उसने मैच कर लिया, उसके आगे जितने भी केसेज़ हैं, वो उन सभी को भी आउटपुट प्रिंट कर देगा उनकी, है ना? जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, इसी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो ऊपर हमने कोड लिखा ना, और इसी को हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोग्राम हमारे पास सेम है, स्विच हमारे पास सेम है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच, यहाँ पे आ गया मेरे पास डॉलर डे, और डॉलर डे के अंदर हमारे पास कितना था? मंडे था, है ना? अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक काम किया कि जो आपने बार बार यहाँ पे स्विच यूज़ किया हुआ ना, या फिर ब्रेक यूज़ किया हुआ हर एक केस के आगे, मैंने इस ब्रेक को हटा दिया। ओके, और यहाँ पे डे की वैल्यू मान लेते हैं, अब पहले मंडे थी, अब मैंने क्या डाल दी, जो मेरे पास डॉलर डे था उसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे ट्यूसडे। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी, पहले मंडे थी, अब मैंने ट्यूसडे कर दी, कुछ नहीं किया, मैंने बस चेंज कर दिया। जहाँ पे पहले मंडे थी, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्यूसडे कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, जो यहाँ पे ब्रेक लिखे हुए ना, उन सभी ब्रेक को यहाँ पे इरेज कर दिया। अब देखो होगा क्या, स्विच क्या करेगा, स्विच अपना काम करेगा, वो दिखेगा कि जो वेरिएबल है डे, उसके अंदर वैल्यू कितनी है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे कहाँ पे मैच हो रही है? सर मंडे के साथ नहीं हुई मैच, ठीक है, इसको स्किप कर दो। अच्छा सर, ये तो मैच होगी, ट्यूसडे ट्यूसडे के साथ मैच हो गया, अच्छा ठीक है। इसका मतलब है आप क्या करो, जो ये वाला कोड है इसको आप चला दो, इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो इस टाइम पे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, कि आज ट्यूसडे है। उसके बाद दिख जाएगा आज बुधवार है ना, या फिर मतलब मंगलवार था, उसके बाद यहाँ पे बुधवार है। उसके बाद आगे हमने ले लिया ना, उसके बाद एक और आ जाएगा, कई और कोई और दिन है ना, कोई और दिन है। सर ये क्या मतलब हुआ, ये सारे आउटपुट क्यों आ गए? हमें तो आउटपुट सिर्फ चाहिए थी, कौन सी चाहिए थी, कि आज मंगलवार है, क्योंकि हमें जो वेरिएबल दिया है उसमें तो, जो डाटा है उसमें तो ट्यूसडे पड़ा हुआ है, तो ट्यूसडे तो सिर्फ यहाँ पे है, तो बाकी नीचे वाली चीज़ें क्यों प्रिंट होगी ऑटोमेटिकली? क्योंकि मंडे को तो उसने स्किप कर दिया, मंडे की वैल्यू तो मैच नहीं हुई, तब उसने उसको स्किप कर दिया। पर ट्यूसडे मैच होने के बाद भी उसने वेडनेसडे को भी चलाया, उसने डिफ़ॉल्ट को भी चलाया, तो ये क्यों हुआ? ये बेटा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास स्विच होता है, उसमें अगर आपको किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी केस को बंद करना है, ब्रेक करना है, या फिर आपको क्या करना है कि आपको आपकी जो रिज़ल्ट था, जो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था, वो आपको मिल गया, तो आप क्या करते हो, उस कोड को ब्रेक कर देते हो। ब्रेक करने का मतलब है कि जैसे आपका ये वाला कोड चलेगा, आज मंगलवार है, उसके बाद वो देखेगा कि अगली लाइन ब्रेक है, तो ब्रेक क्या करेगा, उसको पूरे के पूरे जो स्विच केस है, मतलब जो पूरा-पूरा जो स्विच है, उससे वो क्या कर देता है, उसको बाहर लेके जाने का काम करता है। मतलब वो पूरा स्विच जो ब्लॉक होता है, स्विच ब्लॉक से स्विच ब्लॉक से बाहर जाने के लिए क्या हम करते हैं, बाहर जाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। और अगर ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो आउटपुट क्या आएंगी, आउटपुट जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आज ट्यूसडे है, ये भी आ जाएगा, आज बुधवार है, ये भी आ जाएगा, और
कल कोई और दिन है, ये भी वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे करके जो आपकी अलग-अलग जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो वर्क करती हैं, तो इनको भी क्या करना है आपने नोट करना है। बाकी देखो मैंने एक टर्म आपको बताई थी, स्विच के बारे में काफ़ी बार पूछी जाती है। जब भी आप स्विच में ना कंपैरिज़न का यूज़ करते हो, उस टाइम पे आपने याद रखना है, एक आती है लूज़ कंपैरिज़न, एक आ जाती है आपके पास स्ट्रिक्ट कंपैरिज़न। स्ट्रिक्ट कंपैरिज़न, है ना? तो लूज़ कंपैरिज़न होती है उसको आप डबल इक्वल टू से यूज़ करते हैं, और जब आपकी स्ट्रिक्ट होती है उसको आप ट्रिपल इक्वल टू के साथ यूज़ करते हैं, है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं पर इनको भी क्या करना है आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इनको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था कि लूज़ और स्ट्रिक्ट क्या आती हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली पिछले जो क्लासेज़ हैं काइंडली उनको भी देख लें, ताकि उनको आइडिया रहे कि किस टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो इसके अलावा एक और हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो किसकी तरह काम करता है, इफ़ एल्स की तरह काम करता है। जो हमने अभी इफ़ एल्स पढ़ा ना, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा या फिर एक ऐसा पॉइंट है या फिर ऐसा होमवर्क है। होमवर्क तो नहीं देता हूँ, चलो इसको अब मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक हमारे पास एक ना टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर। एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो इफ़ एल्स होता है, हमने अभी पढ़ा ना इफ़ एल्स पढ़ा, तो इफ़ एल्स कौन से ऑपरेटर के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं? मतलब इफ़ एल्स अगर हमें मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखना ही है, पूरा-पूरा स्टेटमेंट मतलब ऐसे इफ एल्स मतलब कंडीशंस नहीं लिखनी है, उसके लिए हमें एक शॉर्टकट एक ऑपरेटर भी दिया होता है, सीधा आप ऑपरेटर यूज़ करो, वो भी किसकी तरह काम करता है, इफ एल्स की तरह काम करता है। उसको हम कौन-सा ऑपरेटर बोलते हैं, उसको हम टर्शनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं। ये क्या होती है बेसिकली, एक लाइन में अगर आपको छोटी-सी कंडीशन लिखनी होती है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देंगे, है ना? वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर आप क्या करेंगे, बेसिकली इसको करेंगे कंडीशन इक्वल टू कंडीशन। आप यहाँ पे क्या देंगे, कोई ना कोई कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगी सर, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो यहाँ पे आपने वैल्यू लिखी होगी वो आउटपुट में आ जाएगी, वैल्यू इफ़ ट्रू। और अगर आपने सिंपल बोल दिया, इसके आगे जो यहाँ पे कॉलन लिख रहा हूँ इसके आगे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू इफ़ फॉल्स। और ये जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में ना आपको सिंपल इफ़ एल्स नहीं पूछा जाता है, वो पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो इफ़ एल्स की तरह काम करता है, तो वो हमारे पास टर्शनरी ऑपरेटर होता है। अब ये इसको मतलब जब आपको यूज़ करना होगा तो ये क्या आ गया, इसका सिंटैक्स आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, इसका सिंटैक्स आ गया किसका। जब आपको इसको यूज़ करना है या फिर यूटिलाइज़ करना है तो उसको लिखने का तरीका कौन-सा होता है, ये होता है। अब एग्ज़ाम्पल सर कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो सिंपल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको 18 वो बताया था ना एज वाला, तो वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे डॉलर पीएचपी, उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था एज, एज की वैल्यू मैंने डाल दी थी 20। अब मैंने बोला सिंपल रिज़ल्ट, मुझे आप रिज़ल्ट बताओ किस चीज़ का, कि जब आपकी एज है, यहाँ पे डॉलर लगा देना, डॉलर एज इज़ ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 18। अगर ये 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा है तो इसको आप क्या बोल दो, अडल्ट बोल दो। और अगर नहीं है तो आप इसको क्या बोल दो, चाइल्ड बोल दो, सिंपल बोल दो कि अगर वो 18 से बड़ा है तो अडल्ट आ जाएगा मेमोरी में, अगर नहीं तो क्या आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा मेमोरी में। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे कितना है 20, तो 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 सर, बराबर तो नहीं होता है पर बड़ा बड़ा तो होता है ना, हाँ बड़ा होता है। तो जैसे बड़ा होगा तो इसका मतलब है जो हमारे पास ट्रू वाली चीज़ है वो चलेगी, और ये हमारे पास फॉल्स वाली चीज़ है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये कंडीशन ट्रू है तो कौन सा कोड चलेगा, सर हमारे पास ये वाला जो कोड है वो चलेगा। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, या फिर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके पास चली जाएगी, इस वेरिएबल के पास चली जाएगी। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कितना वैल्यू चली जाएगी, ट्रू वैल्यू चली जाएगी। इसके बाद इसको मैं कर दूँ प्रिंट कर देता हूँ, एको रिजल्ट। तो जैसे मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी सर, इसके अंदर एडल्ट वैल्यू होगी, तो मुझे आउटपुट में आ जाएगा एडल्ट। तो ऐसे करके जो आपके पास ना इफ एल्स होता है उसको आप
एक ऑपरेटर की तरह भी यूज़ कर मतलब ऑपरेटर की हेल्प से भी आप यूज़ कर सकते हो, उस ऑपरेटर को बोलते हैं टर्शनरी ऑपरेटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको तो काइंडली आप अच्छे ढंग से कॉपी में नोट करके लिख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसी स्टेटमेंट के साथ पूछी जाती हैं। हमने इफ़ डिस्कस कर लिया, इफ़ एल्स डिस्कस कर लिया, मतलब जो भी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हमारी क्लास लगेगी, वहाँ पे हमने जो डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कितना आपको चीज़ें समझ आई? किन-किन चीज़ों में आपको डाउट है, वो आप काइंडली कमेंट कर दें। बाकी जिनको और भी कोई चीज़ें लगती हैं कि सर आपने कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ हैं, तो काइंडली वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो मैंने तो सारा जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनता है, वो सारा ट्राई किया कि आपको सारी यहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएँ। बाकी अगर कुछ रहता है या फिर कोई आपकी कोई फीडबैक रहती है, तो काइंडली आप वो भी नीचे कमेंट करके बता दिया करो। हाँ, तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो काइंडली जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है ना, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में कि सर वो समझ नहीं आ रहा है या वो समझ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो सिर्फ़। जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, थ्योरी के साथ मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी लिख मतलब यहाँ पे खुद लिख के बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें जब आप कंप्यूटर में करेंगे, ये करेंगे, तब आपको वो चीज़ें और क्लैरिफ़ाई होंगी कि आपके सामने वो आउटपुट आएँगी आपको। तब आपको लगेगा होता है नहीं सर हम कर रहे हैं कुछ, हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। तो थोड़ा ट्राई करो अगर किसी के पास सिस्टम है, तो जब आप थ्योरी के साथ थोड़ा बहुत मतलब दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ हाफ एन आवर निकाल के थोड़ा बहुत जो हम करते हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया करो। ओके? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।